आज हम इस क्लास में ये जानेंगे कि जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है और आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप है उसमें क्या डिफरेंस है, क्या कंपैरिजन है। ठीक है ना। तो देखें टंगस्टन फिलामेंट लैंप, टंगस्टन फिलामेंट लैंप। बच्चों टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, इस लैंप को हम लोग इलेक्ट्रिक लैंप या इनकैंडिसेंट लैंप भी कहा जाता है या इसको जाना जाता है। और नेक्स्ट है आपका फ्लोरोसेंट लैंप। कौन सा लैंप? फ्लोरोसेंट लैंप या फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप। ठीक है ना। इन दोनों में डिफरेंस, पहला डिफरेंस ये है, जानते हैं क्या कि अगर एक इनकैंडिसेंट लैंप या फिर इलेक्ट्रिक लैंप या फिर आप लोगों का टंगस्टन फिलामेंट लैंप है ना, इसमें अगर वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज की जाती है, वोल्टेज घटाई या बढ़ाई जाती है, तो क्या होता है, इसके आउटपुट वोल्टेज पर भी क्या आता है, इफेक्ट आता है। ठीक है ना। तो क्या है पहला कि अगर वोल्टेज जो होती है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो आउटपुट लाइट भी इंक्रीज व डिक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज व डिक्रीज होती है। जबकि यहाँ फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में क्या होता है कि अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो आउटपुट लाइट लो इफेक्टेड होती है, कम प्रभावित होती है, क्योंकि चौक एब्जॉर्ब कर लेता है। चौक क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना। क्योंकि उसको वोल्टेज फ्लक्चुएशन को क्या कर लेता है, चौक क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो पहला डिफरेंस क्या आया कि इनकैंडिसेंट लैंप जो होता है उसके अंदर हम वोल्टेज में चेंजेबल करते हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएशन करते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो क्या होता है, उसका आउटपुट लाइट भी क्या होती है, इंक्रीज व डिक्रीज होती है। जबकि इस फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में क्या होता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो आउटपुट लाइट क्या होती है, आउटपुट जो लाइट में जो होती है, आउटपुट जो होता है उसमें कम फ्लक्चुएशन होता है, कम ज़्यादा होता है, और जिसका मेन कारण होता है चौक एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या चौक एब्जॉर्ब कर लेता है? जो फ्लक्चुएशन लाइट है या फ्लक्चुएशन वोल्टेज है। ठीक है। दूसरा देखना है आपको कि आपका टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो होता है इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो कितनी होती है, 10 से 20 ल्यूमेन पर वाट। और इसकी एफिशिएंसी होती है, कितनी होती है, 40 से, किसी बुक में 60 दे रखी है, किसी में 50 दे रखी है ल्यूमेन पर वाट। तो बच्चों इसकी एफिशिएंसी कितनी है आपकी टंगस्टन फिलामेंट लैंप की, 10 से 20 ल्यूमेन पर वाट, और इसकी कितनी होती है, 40 से 50 ल्यूमेन पर वाट। और देखें इस लैंप की जो बोल सकते हैं एज होती है, लाइफ होती है, एज बोले या फिर लाइफ होती है, वो लाइफ कितनी होती है, 1000 घंटे होती है। कितनी होती है? 1000 घंटे। और इसकी होती है बच्चों, कितनी होती है इसकी एज, या बोल सकते हैं लाइफ जो होती है वो कितनी होती है इसकी, 7500 घंटे। अगर यहाँ 1000 घंटे को हम दिन में कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें, दिन में कन्वर्ट करें, तो क्या होगा बच्चों, कितने दिन आएंगे यहाँ पर, कितने दिन आएंगे, तो हमको 24 से क्या करना है, डिवीजन कर देना है। तो लगभग कितने दिन आएंगे यहाँ पर, 42 डेज। कितने दिन? 42 डेज। तो अगर इसको कंटिन्यूसली यूज किया जाए तो ये कितना, 42 डेज। और अगर इसमें 7500 में 24 का भाग दिया जाए तो करीबन इसमें होंगे 312 दिन। कितने दिन? 312 डेज। तो बच्चों कंपैरिजन से हमें ये पता चला कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो होती है उसकी उम्र या एज क्या होती है, लाइफ क्या होती है, कम होती है, जबकि फ्लोरोसेंट लैंप की एज क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो ये दोनों कंपैरिजन थे। और देखना है आप लोगों को कि इस लैंप की जो इनिशियल कॉस्ट होती है, इनिशियल कॉस्ट जानते हैं, स्टार्टिंग कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट जो होती है पर लैंप क्या होती है, लो होती है। तो इस जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है उसमें जो प्रारंभिक कीमत होती है प्रति लैंप क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना। और इसमें क्या होती है, इनिशियल कॉस्ट जो होती है
इनिशियल कॉस्ट जो होती है पर लैंप क्या होती है, मोर होती है। तो चौथा जो आपका यहाँ कंपैरिजन आया है कि इसकी जो प्रारंभिक कीमत होती है इनकैंडेसेंट लैंप की वो क्या होती है, कम होती है, और इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, प्रारंभिक कीमत क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है ना। और कुछ यहाँ देखें, टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो होता है यह नो हैव स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट, यह स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नहीं रखता है। और ये क्या रखता है, इट्स हैव स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट जो है वह यह होता है कि अगर कोई ट्यूबलाइट जल रही है या ट्यूबलाइट जल रही है, पहली बात तो ये ट्यूबलाइट में स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट पाया जाता है। होता क्या है, जैसे कोई ट्यूबलाइट जल रही है और अगर कोई पंखा चल रहा है या फिर आपका कोई मोटर चल रही है, कोई भी मूवेबल या रनिंग मशीन है, तो हम उसको अगर देखते हैं अपने आई विजन से देखते हैं तो ऐसा लगता है या तो वो तेज़ चल रही है या फिर क्या चल रही है, धीमी चल रही है। इस प्रकार की जो फेनोमेना उस स्थिति में एक लैंप के माध्यम से देखने पर बनती है, तो वो क्या है आपका स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। समझ में आया। स्ट्रोबोस्कोपिक एक ऐसी फेनोमेना है, एक ऐसी घटना है जो लैंप के जलने के बाद में कोई रनिंग मशीन या इक्विपमेंट्स हम लोगों को या तो धीमी या फिर फास्ट, स्लोली या फास्ट दिखाई दे, तो ऐसी अवस्था में जो फेनोमेना बनती है वो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट बनती है। वो सिर्फ गैस डिस्चार्ज टाइप्स जो लैंप्स होते हैं उनमें ही बनती है। इनकैंडेसेंट लैंप में यह इफेक्ट्स नहीं पाया जाता है। तो इसका एक ही रेमेडीज है, क्या रेमेडीज है बच्चों, कि कैपेसिटर का यूज लेकर। ठीक है ना, कैपेसिटर का यूज लेते हैं अगर आपके फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप में, तो क्या होता है, ये इफेक्ट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है, जिससे क्या है हम किसी चीज़ को अपने विजन अपने देखते हैं तो क्या होता है, हमको सही स्पष्ट दिखाई देता है। आपको पता है अगर ऐसी लाइट भी क्या ऐसी लाइट भी कैसी जो हम लोगों को किसी चीज़ को वास्तविकता से नहीं दिखा पाए। ठीक है ना। तो इस प्रकार का इफेक्ट जो होता है हमारे लिए क्या होता है, कई बार हानिकारक होता है। तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट समझ में आया आपका। फिर देखना है, ठीक है ना, इस जो लैंप होती है इनकी ब्राइटनेस जो होती है, ब्राइटनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस प्रकार के लैंप जो होते हैं इनकी लैंप क्या होती है, ब्राइटनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनकी ब्राइटनेस क्या होती है, लेस होती है। क्या होती है बच्चों, तो इनकी ब्राइटनेस क्या होती है, ज़्यादा होती है। किसकी, इनकैंडेसेंट लैंप की। इनकी ब्राइटनेस क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखें आपका, नेक्स्ट 7वां, इनकैंडेसेंट लैंप या टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, किसके, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार जो लाइट आउटपुट होता है, लाइट आउटपुट क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। और रिड्यूस्ड ज़्यादा ही होता है, मोर होता है, ध्यान रख लेना। तो कह सकते हैं समय के अनुसार जो इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, अपना प्रकाश धीरे धीरे बोले तो क्या बोले, एकदम से अपना प्रकाश क्या देते हैं, कम देने लगते हैं। ठीक है ना। कहने का मतलब इनका समय के साथ इनका प्रकाश का जो आउटपुट है, लाइट का आउटपुट है, वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है। तो अब देखें इसके अंदर, इनकैंडेसेंट लैंप के अंदर इनके अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम लाइट आउटपुट ग्रेजुअली रिड्यूस्ड। तो इससे ये पता चलता है कि जो लाइट का आउटपुट है फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप पे क्या है कि लाइट का जो आउटपुट है वो समय के अनुसार क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, घटता है, कम होता है। तो एक डिफरेंस ये हुआ इनका। ठीक है ना। तो नेक्स्ट और क्या है इसका डिफरेंस, वो और जान लें हम लोग। देखें तो यहाँ तक आप सब लोग इसको कैप्चरिंग कर लो या उतार लो या फिर आप देख लेना, है ना। तो नेक्स्ट देखो आप लोगों का 8वां पॉइंट, देखिए 8वां जो पॉइंट क्या कहता है आप लोगों का,
क्या कहता है कि अगर टंगस्टन फिलामेंट जो होता है, लैंप होता है, इसकी ल्यूमिनियस एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है ना। अगर इसकी ल्यूमिनस एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो उसका कारण बनता है वोल्टेज इंक्रीज होना। क्या होना? वोल्टेज। तो कह सकते हैं हम लोग कि अगर वोल्टेज बढ़ती है तो इस प्रकार के लैंप जो होते हैं वो तेज प्रकाश देने में सक्षम होते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो होते हैं इनमें वोल्टेज बढ़ाने पर इसकी ल्यूमिनस एफिशिएंसी, प्रदीप्ति दक्षता बढ़ जाती। इट मीन्स आउटपुट ज़्यादा लाइट आउटपुट मिलने लगता है। ठीक है ना। तो जबकि इसमें क्या होता है कि अगर वोल्टेज इंक्रीज करते हैं हम लोग, सॉरी इसमें क्या होता है कि वाटेज इंक्रीज करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? वाटेज और आपकी ट्यूब की जो लेंथ होती है, किसकी लेंथ? ट्यूब लेंथ, ये इंक्रीज करते हैं तो इसके अंदर इसकी एफिशिएंसी क्या होती है? बढ़ती है। तो क्या अंतर हुआ कि अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज करता हूँ, वोल्टेज बढ़ाता हूँ तो ल्यूमिनस एफिशिएंसी बढ़ती है। जबकि यहाँ पर क्या है कि अगर मैं वाटेज और ट्यूब की लेंथ बढ़ाता हूँ तो फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप की क्या होती है? एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। तो एक डिफरेंस ये हुआ आप लोगों का। ठीक है ना। एक और डिफरेंस और देखें। नवा देखो, ये क्या करते हैं? हाई हीट रेडिएशन क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? हाई हीट रेडिएशन जनरेट करते हैं क्योंकि बिकॉज वर्किंग टेम्परेचर क्या होता है इनका? हाई होता है। क्या होता है? वर्किंग टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है ना। तो ये हाई हीट रेडिएशन क्या करते हैं? जनरेट करते हैं क्योंकि इनका वर्किंग टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? हाई होता है। ठीक है ना। अब इनमें क्या होता है कि जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वो क्या होता है बच्चों? लो होता है। सो दिस causes जनरेट लो रेडिएशन। तो देखें, अब दोनों में डिफरेंस फिर देखें कि थोड़ा सा मैं एक बार फिर बताता हूँ कि जो इनकैंडिसेंट लैंप जो होते हैं उन इनकैंडिसेंट लैंप में वर्किंग टेम्परेचर हाई होने के कारण उसमें हीट रेडिएशन ज़्यादा निकलते हैं, ज़्यादा जनरेट होते हैं। जबकि इनका वर्किंग टेम्परेचर लो होने के कारण क्या होता है? इसमें हीट रेडिएशन या बोल सकते हैं रेडिएशन क्या निकलते हैं? कम निकलते हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट देखो एक और, अगर टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो होते हैं, अगर उन फिलामेंट लैंपों जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप होते हैं उन फिलामेंट लैंपों की एफिशिएंसी क्या होती है? ख़राब होती है। अगर वहाँ हम ग्लास जो है, जो आपका जो कांच है वो कांच है, निर्वात हो सकता है या वैक्यूम हो सकता है, वो अगर डिफरेंट कलर का ले लें तो उससे निकलने वाला आउटपुट क्या होता है? ख़राब होता है। ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं अपन लोग? इन दिस लैंप एफिशिएंसी, इस लैंप में एफिशिएंसी, इन दिस लैंप एफिशिएंसी पुअर व्हेन यूज डिफरेंट कलर ग्लास। अगर इस प्रकार के लैंपों के अंदर अगर मैं डिफरेंट कलर के ग्लास या कांच उपयोग लेता हूं तो उसकी आउटपुट एफिशिएंसी क्या आती है? मतलब लाइट जो होगी, जो प्रकाश होगा वो कैसा होगा? बहुत स्लोली होगा, बहुत धीमा होगा, मंद होगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये देखो, इन दिस लैंप एफिशिएंसी more when used different fluorescent powder तो in this lamp efficiency more when used different fluorescent powder in internal glass tube।
अगर मैं इस प्रकार के लैंप के अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक ग्लास के अंदर डिफरेंट कलर का कोई भी फ्लोरोसेंट पाउडर लेता हूँ तो उससे मैं आउटपुट एफिशिएंसी क्या कर सकता हूँ, लाइट आउटपुट एफिशिएंसी ज़्यादा प्राप्त कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो ये समझ में आया होगा क्या है कि अगर एक लैंप है, उस लैंप में मैं अगर इनकैंडेसेंट लैंप के अंदर मैं डिफरेंट कलर का एक ग्लास यूज करता हूँ तो उससे निकलने वाला जो आउटपुट लाइट है वो क्या होता है, कम प्राप्त होता है, बोल सकते हैं पुअरर होता है। ठीक है ना, क्या होता है, पुअर होता है। और अगर उसका आउटपुट ही पुअरर होगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है वो एक प्रोपोर्शनल टू आउटपुट। ठीक है ना, आउटपुट कमज़ोर तो एफिशिएंसी कमज़ोर। और इस प्रकार के लैंप में क्या होता है कि अगर मैं डिफरेंट कलर के फ्लोरोसेंट पाउडर यूज़ करता हूँ ग्लास ट्यूब के अंदर तो उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि लाइट क्या होती है वह अच्छा देती है। आपको पता है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब कहने का मतलब ही यही है कि उस ट्यूब के अंदर, उस वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक फ्लोरोसेंट पाउडर यूज लिया जाता है। और ये फ्लोरोसेंट ट्यूब जो होते हैं, फ्लोरोसेंट पाउडर होते हैं, जैसे मैग्नीशियम टंगस्टेट, ठीक है ना, कैडमियम सिलिकेट, तो ये जो पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स देते हैं और साथ साथ वेव लेंथ्स को क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो इनकैंडेसेंट लैंप की अपेक्षा क्या होते हैं, ये बेहतर होते हैं। तो ये था कंपेरिजन इनकैंडेसेंट लैंप और आपका कौन सा, फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप। अब एक छोटा सा और, यही इनकैंडेसेंट लैंप जो होते हैं ये अपनी लाइट का टोटल 100% लाइट का 10 से 15%, तो बोल सकते हैं 15 से 20%, कई बुकों में कह रखा है इस तरीके से, ये केवल आउटपुट देते हैं। और देखें कि यह जो लैंप होते हैं, ये लैंप जो होते हैं टंगस्टन फिलामेंट लैंप लिखना चाहो तो लिखें, ये टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो होते हैं वह अपना जो लाइट होता है नेचुरल लाइट के करीब देते हैं। ठीक है ना, तो अपना प्रकाश किसके देते हैं, यह लैंप अपना प्रकाश नेचुरल लाइट के क्लोज देते हैं, करीबन देते हैं, पास देते हैं, नज़दीक देते हैं कि जैसे नेचुरल लाइट है। और इस प्रकार के लैंप जो होते हैं अपना जो लाइट होती है वो आउटपुट लाइट जो होती है वह नेचुरल लाइट के करीब नहीं देते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो लाइट जो देते हैं टंगस्टन फिलामेंट लैंप, ये लगभग एक प्राकृतिक लाइट के जैसे दिखाई देते हैं, मतलब दिखाने में होते हैं। और ये कैसे होते हैं, प्राकृतिक लाइट के जैसे दिखाने में नहीं होते हैं। तो ये डिफरेंस था आपका कौन सा, टंगस्टन फिलामेंट लैंप और फ्लोरोसेंट ट्यूब लैंप। ठीक है ना। तो आर्क लैंप के बारे में जानते हैं, आर्क लैंप क्या होता है। तो आर्क लैंप एक ऐसा लैंप है जिसका यूज जो होता है आपका सिनेमा प्रोजेक्टर होता है, फ्लैश कैमरा होते हैं, और आप लोगों की सर्च लाइट जानते हो आप, जिसको बोलते हैं हम टॉर्च, वहाँ इनका उपयोग लिया जाता है। तो आर्क लैंप से आपके कंपटीशन में भी कई क्वेश्चंस आते रहते हैं कि आर्क लैंप जो होता है इसका, सबसे पहले तो अभी मैंने बोला कि जैसे कि इसका यूज जो होता है वो कहाँ होता है, वो मैंने बताया आपको। आर्क लैंप से रिलेटेड ये पूछ लिया जाता है किस पीएफ पे वर्क करता है, ये पूछ लिया जाता है। आर्क लैंप जो होते हैं किस सप्लाई पर आप लोगों का ऑपरेट होता है, ये पूछ लिया जाता है। आर्क लैंप से रिलेटेड जैसे कि यही क्वेश्चंस आपके मोस्टली बनते हैं, तो आज जानते हैं आर्क लैंप क्या होता है। तो देखें सभी लोग, आर्क लैंप छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। देखो आर्क लैंप जो होता है, इस लैंप के अंदर क्या होते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, और 2 इलेक्ट्रोड जो होते हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रोड जो होते हैं आप लोगों की कार्बन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कार्बन से। और एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो होता है मोटा, अधिक डाया वाला, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैसा होता है आपका, कम डाया वाला होता है, जैसे कि आप लोगों को मैं चित्र में बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो इसमें एक ब्लास्ट लगा होता है, ब्लास्ट बोले तो एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसको रियोस्टेट, लाइक एज रियोस्टेट की तरह व्यवहार करता है, तो क्या बोलते हैं इसको, ब्लास्ट। ठीक है। अब यहाँ हम लोगों ने ब्लास्ट भी जोड़ दिया। अब इसको सप्लाई कौन सी सप्लाई देंगे हम, डीसी सप्लाई। कौन सप्लाई देंगे हम, डीसी सप्लाई। ठीक है। अब जो ये तो है सर आपका धनात्मक इलेक्ट्रोड और ये है आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। दोनों ही किसके बने होते हैं, दोनों ही किसके बने होते हैं, ये बना होता है आपका कार्बन का, कार्बन इलेक्ट्रोड, ये भी बना होता है आपका कार्बन इलेक्ट्रोड। लेकिन बस ये है कि एक जो होता है अधिक डाया वाला होता है और एक कम डाया वाला होता है। अब क्या होता है कि इनके बीच में यहाँ आर्क पैदा होता है। क्या पैदा होता है, आर्क। और इस आर्क के बाद में यहाँ एक रिफ्लेक्टर लगा दिया जाता है। रिफ्लेक्टर जानते हो, परावर्तक। जैसे कि
आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि आपकी जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर होते हैं, जो एक लैंप लगा होता है उसके आउटर साइड में एक बोल सकते हैं चारों तरफ एक रिफ्लेक्टर होता है, देखा है आप लोगों ने। तो उसी तरीके से इसके चारों तरफ क्या लगा दिया जाता है, एक रिफ्लेक्टर लगा दिया जाता है। ठीक, तो ये है आर्क लैंप की कंस्ट्रक्शन। अब बात आती है कार्बन जो इलेक्ट्रोड होता है, ये वाला इलेक्ट्रोड कार्बन इलेक्ट्रोड, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल यहाँ करते हैं हम लोग। कार्बन जो इलेक्ट्रोड होता है यह लगभग 85%, कितना परसेंट, 85% लाइट देता है। इसका जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वो 3500 से कितना होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है ना, वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है, 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, किसका, कार्बन इलेक्ट्रोड का, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का। अब इसका कितना वर्किंग टेम्परेचर कितना होता है बच्चों, लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स। और इसका जो लाइट जो कितना परसेंट देता है, तो ये देता है 10% लाइट। कितनी परसेंट देता है, 10% लाइट। और बाकी जो लाइट है वो आर्क के माध्यम से एमिटिंग होती है। कितनी बचती है आर्क के माध्यम से, आर्क के माध्यम से कितनी परसेंट लाइट आती है, 5% लाइट। तो टोटल आपका 85%, 10%, 5% टोटल कितना हो गया, 100%। ठीक है ना। तो आर्क लैंप से आपने समझा कि इस आर्क लैंप में होता क्या है कि दो कार्बन के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक कार्बन का इलेक्ट्रोड पॉजिटिव ज़्यादा डाया वाला होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होता है, कम डाया वाला होता है, और दोनों के बीच में एयर गैप रखा जाता है। और तो बच्चों ये एयर गैप कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.5 से 6 mm तक। कितना होता है, 1.5 से 6 mm एयर गैप। जानते हो एयर गैप, दो इलेक्ट्रोड के मध्य में वायु अंतराल, जो वायु अंतराल होता है वो कितना होता है, 1.5 से 6 mm के बिटवीन होता है। चलो, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि आर्क लैंप के बारे में, कि आर्क लैंप है क्या चीज़। ठीक, अब जो यहाँ से मैं डीसी सप्लाई दे रहा हूँ वो देता हूँ सप्लाई 40 से 60 वोल्ट। कितना, 40 से 60 वोल्ट। तो अब देखो, हालांकि आर्क लैंप का जो पूरा जो प्रोसेस है मैंने इसी के अंदर है और ये सब दिखा दिया मैंने आपको अच्छी तरीके से। ठीक है ना। तो आर्क लैंप में क्या हुआ कि मैंने यहाँ से 40 से 60 वोल्ट सप्लाई दी, सप्लाई इसके माध्यम से गई, और यहाँ जो एयर गैप में, इस एयर गैप में क्या होता है, आर्क का निर्माण होता है। और आर्क जो जनरेट होती है वो आर्क जो होती है आप लोगों की एक बोल सकते हैं लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है हम लोग कोई चीज़ देखने में सक्षम होते हैं। ठीक है ना। ब्लास्ट क्या काम कर रहा है यहाँ पर, ब्लास्ट काम कर रहा है कि जो एक्सटर्नल जो रेजिस्टिव है वो बोल सकते हैं जो बाहरी जो करंट होती है उसको कंट्रोल करने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब बात आती है कि इस प्रकार के लैंप जो होते हैं ज़्यादा प्रचलित नहीं है और ये स्पेशल पर्पज़ ही यूज लिए जाते हैं। किस लिए लिए जाते हैं, स्पेशल पर्पज़ ही यूज लिए जाते हैं। जैसे कि क्या, सिनेमा प्रोजेक्टर। कौन सा प्रोजेक्टर, सिनेमा प्रोजेक्टर। और कहाँ, फ्लैश कैमरा। अभी बच्चों NPCL का एक एग्ज़ाम हुआ, उसमें ये आया था 2022 के अंदर कि आर्क लैंप का कोई पर्पज, यूज एप्लीकेशन क्या है, तो फ्लैश कैमरा। और एक है आपका सर्च लाइट। कौन सी लाइट, सर्च लाइट, जो आपके टॉर्च है। क्या है, टॉर्च। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। अब आती है इसकी एफिशिएंसी। इस लैंप की एफिशिएंसी क्या होती है, तो होती है 20 ल्यूमेन प्रति वाट। कितनी होती है इसकी एफिशिएंसी, 20 ल्यूमेन प्रति वाट। तो आर्क लैंप जो है अपनी एफिशिएंसी कितनी रखता है, 20 ल्यूमेन प्रति वाट। इसका यूज कहाँ होता है और इसके अंदर क्या क्या होता है, ये बेसिक सी जानकारी मैंने आपको दी। ठीक है ना। तो एक और चीज़ देखें कि इस प्रकार के लैंप जो होते हैं इसका इन्वेंटर किसने किया, आविष्कार किसने किया, तो वो था हम्फ्री डेवी। 1800 के अप्रोक्स इसने क्या किया था, इसका आविष्कार किया था। तो आर्क लैंप के बारे में आपको समझ में आया आर्क लैंप क्या होता है। तो फिर से मैं एक रिवाइज कर देता हूँ। आर्क लैंप क्या होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कार्बन से या ग्रेफाइट से बने इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है उसका डाया ज़्यादा होता है और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसका डाया क्या होता है, कम होता है। दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य में एयर गैप रखा जाता है। वह एयर गैप कितना होता है, 1.5 से 6 mm के मध्य होता है। अब 1.5 से 6 mm के मध्य मतलब 1.5 से 2 mm हो सकता है, 3 mm हो सकता है, 4 mm हो सकता है, लास्ट में एक्सीड करके कितना 6 mm होता है। ठीक है ना। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के सीरीज में एक ब्लास्ट जोड़ दिया था जिसका मेन पर्पज होता है कि जो करंट होती है उसको कंट्रोल करना। इसको डीसी सप्लाई दी, जैसी डीसी सप्लाई दी
तो क्या हुआ, इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य में आर्क जनरेट होता है और उस आर्क के माध्यम से क्या होता है, लाइट बनती है, जिसमें पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होता है 85% लाइट, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो 10% लाइट देता है, जबकि देता है। और पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होता है इसमें 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस, सॉरी कितना, 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखता है, जबकि ये क्या रखता है, 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखता है। अब बात आती है कि बच्चों की कार्बन फिलामेंट आर्क लैंप जो होता है, इस लैंपों में एक और खास, एक यह सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर इसको यूज लेते जाएं तो ये दोनों इलेक्ट्रोड घिसने लगती हैं, या बोल सकते हैं डैमेज होने लगती हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, मैकेनिकल पर्पज से या तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों को सरकाओ, खिसकाओ, नहीं तो क्या होगा, आपको ये इलेक्ट्रोड चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसका बहुत बड़ा स्पेशल तौर पर ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना, कौन से, आर्क लैंपों के अंदर। तो यदि आर्क लैंप का आप लोगों को डीसी की अपेक्षा एसी पे यूज करना है तो क्या करना है हम लोगों को कि दोनों इलेक्ट्रोड का डाया क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। इसका डाया और इसका डाया दोनों क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। और सेम रखने के साथ साथ में जो बलास्ट दे रखा है आप लोगों का, इस बलास्ट की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, चौक करेंगे। तो इसलिए आर्क लैंप जो होते हैं आप लोगों को एसी पर भी ऑपरेट कराए जा सकते हैं, बस बरसते इनके कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा। दोनों का डाया सेम रखना होगा, बलास्ट की जगह क्या लिया जाएगा, आपका चौक, ठीक है ना। तो आर्क लैंप जो है आप लोगों का ये था जो, जिसमें से आपके जितने भी कंपटीशन एग्जाम क्वेश्चंस बनते हैं तो मोस्टली करके यहाँ से बनता है आपका ये। और एक एफिशिएंसी, और एक है कि आर्क लैंप किस पावर फैक्टर वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो पावर फैक्टर जो होता है इसका क्या होता है, पुअर होता है। पावर फैक्टर कैसा होता है इसका, पुअर होता है, ठीक है ना। तो आर्क लैंप जो होता है पावर फैक्टर क्या होता है, पुअर।